वेलकम टू स्पेक्ट्रम एकेडमी 12th क्लास महाराष्ट्र बोर्ड चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 2। तो हमने गॉस लॉ के बारे में 11th क्लास में जानकारी ली थी। अब यहाँ पे और भी हम गॉस लॉ के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। देखो, इससे पहले हमने गॉस लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन देखा था, जहाँ पे हमने स्पीयर के आउटसाइड कोई भी पॉइंट पी लिया था और उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट फाइंड आउट किया था। तो अभी हम उसी गॉस लॉ को एक बार फिर से देखेंगे और यही लॉ हम सिलेंड्रिकल शेप या कंडक्टिंग वायर के लिए अप्लाई करेंगे। तो ठीक है, स्टेटमेंट तो आपको पता ही होगी, फिर भी हम एक बार एक्सप्लेन करते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है? द फ्लक्स ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्लक्स होती है, यानी कि नंबर ऑफ लाइंस बोलते हैं जनरली हम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हम नंबर ऑफ लाइंस की, जहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसका मतलब फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस। तो आपको पता है कि गॉस लॉ, हमें पता है कि गॉस लॉ जो है, तो गॉस लॉ में क्लोज्ड सरफेस बहुत जरूरी होता है और क्लोज्ड सरफेस के अंदर जो चार्ज होता है, उसी चार्ज से निकले हुए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कैलकुलेट करते हैं और उसी से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द नेट चार्ज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इक्वल टू, ये किससे इक्वल होती है? ये इक्वल टू, यानी कि नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, यानी कि यहाँ पे कोई एक क्लोज्ड सरफेस है और यहाँ पे कोई तो चार्ज क्यू है, उसके ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज है। अभी ये पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ पे रख दिया, तो यह क्या करेंगे, इससे यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी, ऑब्वियसली ये आउटवर्ड होगी। अभी ये पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। लेकिन सपोज हमने एक क्लोजर सरफेस लिया और नेगेटिव चार्ज लिया, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी? इनवर्ड होगी, ऐसी इनवर्ड। ओके, ये दोनों में डिफरेंस ये होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इनवर्ड होगी। तो ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेट इलेक्ट्रिक थ्रू द क्लोजर सरफेस, यानी कि फाई। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आती है तो उसे हम बोलते हैं फाई, और फाई क्या कैसे लेते हैं हम? क्लोजर सरफेस लेते हैं, क्लोजर सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो किसके लिए, किसके साथ इक्वल होती है? इक्वल टू नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, यानी कि यहाँ पे जो चार्ज है उस चार्ज की इक्वल टू चार्ज बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यही हमारा क्या है? फार्मूला है, फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू। अब ये हमारा यहाँ पर हो गया, ये पूरा गॉस लॉ के ये स्टेटमेंट के अनुसार हमने ये फार्मूलेशन किया। अभी इक्वल टू क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डॉट डी एस, ये इलेक्ट्रिक नोटेशन लेते हैं हम, ये इंटीग्रेशन लेते हैं। और यही हमने गॉस लॉ में 11th क्लास में स्टडी किया है कि इंटीग्रेशन क्यों लेते हैं, क्योंकि कहाँ पर भी हमने क्लोजर सरफेस लिया तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या करेंगे? एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो क्या होगा? एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा? उस एरिया, ये एरिया है तो एरिया से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगी और उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ही हम आगे यूज़ करते। तो आपको एज यूजुअल पता है फाई का मतलब क्या है? टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द क्लोजर सरफेस, कमिंग आउट ऑफ बोला है, बरोबर। किसके लिए? पॉजिटिव चार्ज के लिए। लेकिन जब क्या हो इनवर्ड होगा तो किस लिए होगा? तो नेगेटिव चार्ज होगा वहाँ पे। ठीक है, तो डिफरेंस जान लो। क्यू टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोजर सरफेस, यानी कि जैसे चार्ज एक क्लोजर सरफेस है, इसके अंदर जो टोटल चार्ज होता है वो चार्ज हम यहाँ पे लेते हैं, उसे क्यू बोलते हैं हम। ठीक है, तो आपको पता है कि इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये किसके, गॉस लॉ जो है इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में का जो रिलेशन देता है, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का ये रिलेशन का ये फार्मूला हमें यहाँ पे मिलता है और ये फार्मूला हमें इससे ही मिलता है। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट डी एस, यानी एरिया वेक्टर, उसे नॉर्मल टू द एरिया के लिए हमेशा नॉर्मल होता है एरिया के यहाँ पर। तो ऑब्वियसली इट आल्सो प्रोवाइड द इक्विवेलेंट मेथड फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय रिलेटिंग द वैल्यूज ऑफ फील्ड एट अ क्लोजर सरफेस एंड द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। तो यही हमें कोई भी टोटल क्या करता है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं कहीं पर भी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या कर सकते हैं? हम रिलेट कर सकते हैं किसके साथ? तो ऑब्वियसली क्लोजर सरफेस, टोटल वैल्यू ऑफ द क्लोजर सरफेस के लिए टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, यानी कि वो हम उसे रिलेट कर सकते हैं किसके साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज के साथ क्या कर सकते हैं? हम रिलेट कर सकते हैं। तो क्या देखेंगे हम नेक्स्ट यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेशन है, तो हमने फर्स्ट एप्लीकेशन देखा। तो हमारा सेकंड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज स्ट्रेट चार्ज्ड वायर।
तो यहाँ पे हम इस स्ट्रेट चार्ज वायर है, ऑब्वियसली इसे हम सिलेंड्रिकल शेप भी ले सकते हैं, और सिलेंड्रिकल शेप की जो कंसेप्ट है इसलिए अप्लाई करते हैं, यानी कि स्ट्रेट चार्ज वायर बोले या सिलेंडर बोले, सिलेंडर शेप है तो दोनों भी चलेगा, दोनों के लिए यही जो रेडिएशन हम निकालने वाले वो अप्लीकेबल होता है। अब देखो हमने कंसिडर किया यूनिफॉर्मली चार्ज वायर ऑफ, अभी चार्ज वायर क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर हमने क्या किया है, ये पॉजिटिव चार्ज अप्लाई किया। तो जनरली हम जब भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं तो जनरली हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, नेगेटिव लेके तो कोई सिर्फ ये डिफरेंस होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड होने की वजह से इनवर्ड होती है सिर्फ, लेकिन जनरली हम मैक्सिमम टाइम पॉजिटिव ही लेते हैं। तो चार्जर वायर ऑफ द इनफाइनाइट लेंथ हैविंग द कांस्टेंट लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसकी यहाँ पे देखो अभी वायर लेंथ है, इस वायर को क्या है लेंथ है, और ये देखो ये ऐसा लॉन्ग है ना, ऑब्वियसली कैसा लॉन्ग है, इन्फाइनाइटली लॉन्ग है। अब इन्फाइनाइट लॉन्ग यानी कि यहाँ पे इन्फिनिटी तक गया है और इस डायरेक्शन में भी इसकी लेंथ कितनी है, इन्फिनिटी है। तो ऑब्वियसली इसको हम लीनियर ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं, और लीनियर ऑब्जेक्ट कंसिडर करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करनी पड़ती है, और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी यहाँ पे लैम्बडा से दिखाते हैं हम। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा इक्वल टू लेंथ अपॉन चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज बाय लेंथ, इसे लीनियर चार्ज डेंसिटी बोल सकते हैं, यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसे लीनियर चार्ज। और केप्ट इन मीडियम, अभी ये जो पूरा जो वायर है चार्ज वायर, तो इस वायर को हमने क्या किया, एक मीडियम में रख दिया। ये हमारा इसके सराउंडिंग सपोज यहाँ पे के कोई तो एक मीडियम है, सपोज ये मीडियम एयर होगा या वाटर होगा या ऑयल होगा, कौन सा भी मीडियम हो। जब एयर मीडियम होगा तो की इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, यानी कि यहाँ पे एप्सिलॉन इक्वल टू क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि के की वैल्यू 1 है। यानी कि जब भी हम एयर मीडियम लेते हैं तो एप्सिलॉन लेने की जगह क्या लेते हैं, हम एप्सिलॉन नॉट लिखते। देखो अभी जब हम कैलकुलेशन करते तब ये ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि जब हम कैपेसिटर में आते तब यहाँ पे ये हमें बहुत यूजफुल होता है कैपेसिटर की जगह, तो वहाँ पे ये याद रखना, वहीं पे ये आपको जरूर इस्तेमाल होगा। तो देखो इसे तो हमने अभी देख लिया कि परमिटिविटी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, परमिटिविटी किसकी है, मीडियम की, और ये जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं उस मीडियम का, और उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे डिनोट करते हैं, और वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हर मीडियम के लिए क्या होता है, डिफरेंट होता है, कि तकरीबन वाटर के लिए 81 तक होता है, 81 वैल्यू होती है, और जितनी वैल्यू बढ़ती है उतनी परमिटिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट। तो हमें क्या करना है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, कहाँ पर, एट अ पॉइंट पी पर, यानी कि ये पॉइंट यहाँ पे पी है, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे पी पॉइंट है, और इस पी पॉइंट की जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है वो निकालनी है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर किसकी वजह से आई, इस कंडक्टिंग इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर है ना, ये हमारा जो वायर है क्या है, चार्ज है, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हमने डिपॉजिट किए, और चार्ज वायर जो है यहाँ से कितना डिस्टेंस है, ये पूरा टोटल डिस्टेंस कैपिटल आर है। ये चार्ज वायर की रेडियस है जो सिलेंड्रिकल शेप है, इसकी वजह से रेडियस भी होती है, और उसकी रेडियस कैपिटल आर है, लेकिन जो पी पॉइंट है वो पी पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो स्मॉल आर कंसिडर करते हैं, और वो डिस्टेंस है। तो हमने क्या किया, अभी यहाँ पे पी पॉइंट लिया, और पी पॉइंट की जगह की हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे ये इस पी पॉइंट के ऊपर यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल शेप बनाना पड़ता, और वो सिलेंड्रिकल शेप किसके लिए बनाना पड़ता, यहाँ पे वो सिलेंड्रिकल शेप सेम इसी शेप से थोड़ा बड़ा होता है, जिसकी रेडियस हम क्या लेंगे, स्मॉल आर लेंगे, उससे हम गॉसियन सिलेंडर बोलते हैं और गॉसियन सरफेस बोलते हैं। यहाँ पे गॉसियन स्फीयर नहीं होता है, यहाँ पे गलत है बुक में, ठीक है। यहाँ पे गॉसियन क्या होता है, सिलेंडर होता है, यहाँ पे आर रेडियस जो लिखी हमने, और रेडियस यानी कि पी पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है उतना डिस्टेंस लेके हमने गॉसियन सरफेस यहाँ पे ड्रॉ किया और गॉसियन सिलेंडर ड्रॉ किया, वो पासिंग थ्रू पॉइंट पी, वो कहाँ से, और रेडियस जो पास हो रही है आर, तो कहाँ से पास हो रही है, पॉइंट पी से, सॉरी गॉसियन स्फीयर क्या हो रहा है, ये गॉसियन स्फीयर पी पॉइंट से पास हो रहा। अब यहाँ पे डी एस लिया हमने, डी एस क्या है, स्मॉल एरिया एट अ पॉइंट पी ऑन द गॉसियन सरफेस। जो हमारा गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस के ऊपर यहाँ पे एक डी एस एरिया हमने लिया, ये देखो कहाँ पर, पी पॉइंट के यहाँ पे, इस एरिया को क्या बोलेंगे हम, डी एस एरिया बोलेंगे। अब ये डी एस एरिया का ये डी एस वेक्टर जो है नॉर्मल रहता है, कभी भी कोई भी एरिया का एरिया वेक्टर जो होता है उस एरिया को नॉर्मल होता है। अभी डी एस देखो, ए एरिया ऐसा है और उसको एक ऐसा नॉर्मल है इस डायरेक्शन में, देखो ये जो एरो दिखाया है वो एरिया डी एस के लिए, और ये एरो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और ये नॉर्मल टू है, ठीक है। अब ये डी एस स्मॉल एरिया ऑफ द पॉइंट पे ऑन द गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस के ऊपर हमने एक डी एस स्मॉल एरिया ले लिया। अभी अब क्या कि उस गॉसियन सिलेंडर की और गॉसियन सरफेस की जो लेंथ है, यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, सिलेंडर लिखना पड़ेगा, ओके।
तो यहाँ पे तो बुक में स्पेयर ही लिखा है। तो देखो अभी क्या लिया हमने, लेंथ ऑफ द गॉसियन सिलेंडर। अभी लेंथ ऑफ द एक गॉसियन सिलेंडर लेंगे हम, यहाँ पे जो लेंथ यल है वो गॉसियन सिलेंडर की लेंथ है, और गॉसियन सरफेस की या गॉसियन स्पेयर तो नहीं बोल सकते हम यहाँ पे, तो उसकी जो लेंथ है तो यल कंसिडर की, और इस हमने ड्रॉ किया था। और अभी देखो यहाँ पे तो सिंपल है, तो इस स्पेयर के ऊपर जो कि ड्यू टू सिमेट्री की वजह से, क्या क्योंकि ये शेप है जो सिमेट्रिकल शेप है, ओके। तो एक गॉसियन सरफेस जो हमने बनाया है, यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाया, गॉसियन सिलेंडर बनाया, डॉटेड डॉटेड दिखाया ना, ये डॉटेड डॉटेड, ये पूरा क्या है, गॉसियन सरफेस है। और एक ऐसा सिमेट्रिक है, और सिमेट्रिक है, और बाद में क्या है, इसकी वजह से क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर है ई, इसकी जो मैग्नीट्यूड है तो ये क्या है, सेम एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर, यानी कि ये सरफेस जो यहाँ पे कहाँ पर भी लो, एक गॉसियन सरफेस लेंगे आप, तो इस गॉसियन सरफेस के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, हर एक पॉइंट के ऊपर जो ऊपर जहाँ पर हर पॉइंट की जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यू है उसकी, वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। जब हम क्या करेंगे उसे, कहीं पर भी आप ले लो आप, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड होगा। देखो लेकिन क्या होता है, सेम रहती है हर पॉइंट के ऊपर, लेकिन ऑल पॉइंट्स ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर एंड विल डायरेक्ट इट रेडियली आउटवर्ड। और यहाँ पे क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड, डायरेक्टली क्या होती है, रेडियली, यानी कि ऑल ऑन द रेडियस क्या होती है, आउटवर्ड होती है। और इसे हम गॉसियन सरफेस के यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर डी एस, दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक ही है। यहाँ पे क्या, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो इसके आगे चल के हमें यूज करना है अभी, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड द नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ एरिया ऑफ सिलेंडर, किसका, डी एस, इसे क्या बोलते हैं, डी एस। देखो हमने ये बोला था, ये डी एस क्या है, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द सिलेंडर, डी एस। अब दोनों के बीच में क्या एंगल, दोनों की डायरेक्शन कैसी, एक ही है, डायरेक्शन एक ही होने की वजह से हम क्या लेंगे, जीरो लेंगे। क्या जीरो लेंगे, उसका जो एंगल है दोनों के बीच में का एंगल जीरो, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में होगी तो एंगल क्या होगा, जीरो होगा। तो हमें पता है कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1, यानी कि थीटा एंगल कितना है हमारे यहाँ पे, जीरो है, और कॉस जीरो की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। लेकिन देखो जब यहाँ पे एंगल नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक सरफेस लिया है, सपोज ये हमारा इस सरफेस है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में है, और नॉर्मल वेक्टर डी एस इस डायरेक्शन में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थीटा लेना पड़ेगा, थीटा। तो इन दोनों के बीच में एंगल अभी जीरो है क्या, नहीं, तो यहाँ पे कुछ तो एंगल है थीटा। तो आगे चल के हम क्या करते हैं उसको, इलेक्ट्रिक, हम जब गॉस लॉ देखा था हमने, तो वहाँ पे लिखा था फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या एप्सिलॉन, दोनों जो एयर होता तो एप्सिलॉन नॉट लिखते, और एयर नहीं होता तो एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखते उधर मीडियम के लिए, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो अभी क्या करने वाले हम, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, इसे हम डी फाई भी बोल सकते हैं, इसे क्या बोल सकते हैं हम, डी फाई बोल सकते हैं। तो अभी पहले हम डी फाई कैलकुलेट करने वाले हैं यहाँ पे, पहले ई इंटू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। देखो ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, तो इससे हमें पता है कि हमने वेक्टर में 11th क्लास में स्टडी किया है कि कोई भी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लेंगे, इक्वल टू क्या आता, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा आता, ठीक है। तो हमने इसीलिए यहाँ पे ए वेक्टर यानी कि ई है, बी वेक्टर यानी कि डी एस है, और इसकी मैग्नीट्यूड सेकंड एरिया वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और एरिया लेते हैं जनरली, एरिया होता है, और कॉस थीटा लेते हैं। अभी क्या होगा, फ्लक्स, अभी डी फाई की वैल्यू यानी कि इसकी जो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, तो ऑब्वियसली डी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 1 है, यहाँ पे हमने देखी थी, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, 1 है, और कॉस थीटा की वैल्यू 1 होने की वजह से इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इक्वल टू क्या आता, सिर्फ ई इंटू डी एस, ई इंटू डी एस, और इसे फ्लक्स थ्रू द एरिया डी एस बोलेंगे हम, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा, अभी टोटल फ्लक्स थ्रू अ गॉसियन सरफेस। अभी हमें सिर्फ इस एरिया की इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिले, तो इस एरिया की इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी मिले हमें, डी फाई मिली। तो हमें सिर्फ इस एरिया की इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं निकालनी, हमें तो टोटल इस सरफेस है, पूरा ये डॉटेड डॉटेड दिखाया वो गॉसियन सरफेस है, उस गॉसियन सरफेस की थ्रू पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए, तो हम उसे क्या बोलेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गॉसियन सरफेस। और टोटल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऑब्वियसली यहाँ पे इंटीग्रेशन लेना पड़ता है। ये इंटीग्रेशन कुछ नहीं, इसको हमने इंटीग्रेट किया, देखो यहाँ पे ई डॉट डी एस को हमने सिर्फ क्या किया, यहाँ पे इंटीग्रेशन एक्स्ट्रा लिया है, सिर्फ इंटीग्रेशन किया, तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू हमने डी फाई लिखी थी, और डी फाई का इंटीग्रेशन हमें पता है कि फाई आता है। तो फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन लेने के बाद ऑब्वियसली क्लोजर इंटीग्रल है यहाँ पे, तो क्या होगा, ऑब्वियसली इंटीग्रेशन लेने के बाद हमें ई डॉट डी एस की पता है, ई डॉट डी एस की वैल्यू क्या आती है, ई डी एस कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्या आता है, 1 आता है, तो 1 आता है, यानी कि ई इंटू डी एस होगा, यानी कि ई डॉट डी एस को हम देखो यहाँ पे
ई डॉट डी एस को, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, ई डी एस कॉस थीटा लिख सकते हैं, लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू 1 होने की वजह से ई इंटू डी एस लिखते हैं, यानी कि ई डॉट डी एस वेक्टर को हम जनरली क्या लिखेंगे, ई इंटू डी एस लिखेंगे। अभी यहाँ पे ई क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अभी हमने देखा था कि यहाँ पे इस सरफेस के ऊपर आप कहीं पर भी जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट होती है, इसका मतलब इसको हम इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते, कोई भी नहीं निकालते। कांस्टेंट जो होता है तो कांस्टेंट को हम वेरी नहीं होता विथ रिस्पेक्ट टू एनी क्वांटिटी, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उस कांस्टेंट को बाहर रखते हैं। इसके हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है। और एक कांस्टेंट होने की वजह से इंटीग्रेशन से बाहर आती है। कोई भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा तो उसको हम बाहर लेके ही इंटीग्रेशन करते हैं, डेरिवेटिव में वैसे ही होता है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन में सिर्फ ds रहेगा, ds यानी कि एरिया, यहाँ का स्मॉल जो एरिया पी पॉइंट के ऊपर लिया था वो एरिया, उस एरिया का इंटीग्रेशन। अभी आपको इंटीग्रेशन का मतलब जानना जरूरी थोड़ा सा। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि इसको इंटीग्रेट करना, उसको बढ़ाना। अब इसको बढ़ाना, इसको बढ़ाने के कोई लिमिट होता है। देखो अब हम अर्थ पे रह रहे तो हमें सबसे ज़्यादा ज़मीन चाहिए, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी अर्थ में जितनी ज़मीन है उतनी ले सकते, उससे तो ज़्यादा ज़मीन हम खरीद नहीं सकते। क्यों नहीं, क्योंकि एक लिमिट है अर्थ के ऊपर ज़मीन लेने के लिए। वैसे ही यहाँ पे जो हमारा एक गॉसियन सिलेंड्रिकल शेप है, सरफेस है, ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है, गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस, तो ये ds को हम कितना बढ़ा सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये जो सिलेंडर हमें गॉसियन सिलेंडर हमने बनाया है, गॉसियन सरफेस बोलते हैं उसे, तो इस सरफेस की इक्वली इसे बढ़ा सकते हैं, इसे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। कोई भी हमने बॉल लिया और बॉल के ऊपर हमने कोई तो एक छोटा सा सरफेस लिया, उस सरफेस को हम बढ़ाना चाहते हैं तो कितना बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उस बॉल तक, बॉल के इतना बढ़ा सकते हैं। इंटीग्रेशन का यही मतलब है, यानी कि ds को इंटीग्रेशन करना मतलब ds को बढ़ाना। और कितना मैक्सिमम कितना बढ़ा सकते हैं, तो मैक्सिमम इस सरफेस के ऊपर, यानी कि ds को मैक्सिमम, ds का इंटीग्रेशन मतलब ds को कितना मैक्सिमम हम बढ़ा सकते हैं। तो ds को कितना मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं, इस सिलेंडर के सरफेस की इतना। और ये इस सिलेंडर का सरफेस कितना होता है, यानी कि इसकी जो वैल्यू होती है, इंटीग्रेशन कर देंगे ds का, तो यह आएगी 2 पाई इंटू एल, यानी कि ये 2 पाई इंटू एल कर्व्ड सरफेस होता है कोई भी सिलेंडर का। अब जब सिलेंडर का सरफेस का फार्मूला निकालेंगे तो ऑब्वियसली इस कर्व्ड सरफेस बोलेंगे हम। ये सरफेस लेने लेने वाले और ये नीचे वाला भी सरफेस नहीं लेने वाले, हम ये जो कर्व्ड सरफेस है, ये ऐसा ये सरफेस है, ये सरफेस लेने वाले, सिलेंड्रिकल सरफेस बोलते हैं, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस बोलते हैं उसे। ये सरफेस हम निगलेक्ट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये सरफेस यहाँ पे पाई आर स्क्वायर आता है और ये भी सरफेस पाई आर स्क्वायर आएगा, एरिया सरफेस एरिया आएगा। तो हम ये निगलेक्ट करते सिर्फ कर्व्ड सरफेस लेते हैं और सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस आता है 2 पाई इंटू एल, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी एज इट इज हमने यहाँ पे लिख दिए। तो आगे चलते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 5, जो इक्वेशन 1 था हमारा, इक्वेशन 1 क्या था, फाई इक्वल टू इंटीग्रेट, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम, देखिए देखेंगे पहले क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। तो यहाँ पे लिखे, तो इक्वेशन 1 से कैसा है देखो, फाई इक्वल टू है यहाँ पे क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू इंटीग्रेशन, इक्वेशन 1 जो कि हमारा गॉस थ्योरम था, इंटीग्रेशन क्या है, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अभी ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर की हमने वैल्यू निकाली थी इक्वेशन 5 में, कितनी थी वो, ई इंटू 2 पाई आर एल, यानी कि इसकी वैल्यू क्या की, ई इंटू 2 पाई एल। और यहाँ पे एप्सिलॉन, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट को इक्वल कर सकते हैं किसके साथ, ई इंटू 2 पाई एल हो, यही है क्यू अपॉन एप्सिलॉन इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई एल। अभी हमें ई फाइंड आउट करना है, तो 2 पाई एल को हम क्या करेंगे, यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो क्या होगा, क्यू अपॉन 2 पाई एल इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, ये हमारा फार्मूला हो गया। अभी हमें पता है कि क्यू बाय एल यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसे हमें लैम्बडा बोला था, पता है ना आपको, लैम्बडा इक्वल टू क्या, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने बोला था। तो यानी कि क्यू बाय एल की जगह हम क्या लिखेंगे, लैम्बडा लिखेंगे, तो नीचे क्या रहेगा, सिर्फ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द फॉर्म ऑफ चार्ज डेंसिटी, ऑब्वियसली लीनियर चार्ज डेंसिटी फॉर्म में हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लेंगे। जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जब चार्ज दिया हो और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो ये फार्मूला यूज करेंगे, और चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी दी हो तो ये फार्मूला यूज करते हैं हम, ठीक है। तो अभी यहाँ पे यही हमने बताया अभी, एप्सिलॉन सॉरी लैम्बडा इक्वल टू क्यू अपॉन क्यू बाई एल और क्यू इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू एल, ये दोनों फुट करने के, कोई भी कर लो, इससे यहाँ पे फुट किया तो भी चलता, ठीक है, कैसे भी। और द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज डायरेक्टेड आउटवर्ड इफ लैम्बडा इज पॉजिटिव एंड इनवर्ड इफ लैम्बडा इज नेगेटिव। ऑब्वियसली ना, देखो यहाँ पे अब चार्ज पॉजिटिव होगा, इसका मतलब लैम्बडा पॉजिटिव होगा। अब चार्ज क्या होगा, निगेटिव होगा, इसका मतलब लैम्बडा नेगेटिव होगा। और आप पता है कि चार्ज पॉजिटिव है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड आउटवर्ड है,
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है डायरेक्टली आउट, यानी कि पॉजिटिव चार्ज हमने लिया Q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है ऐसे आउटवर्ड होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, जहाँ पे हम इसे क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड बोलते हैं। लेकिन जब हम नेगेटिव चार्ज लेते हैं, नेगेटिव चार्ज क्लोज सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है इनवर्ड होती है ऐसे, ठीक है। तो अब इसलिए नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव लैम्बडा होगा, तो क्या होगा इट्स नेगेटिव चार्ज है तो लैम्बडा नेगेटिव, अरे नेगेटिव होगा, लैम्बडा नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेंथ क्या होगी इनवर्ड होगी, और हमारा लैम्बडा क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी आउटवर्ड होगी। और दोनों को अलग ले सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव आई इसका मतलब लैम्बडा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्ड है इसका मतलब लैम्बडा क्या है पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड है इसका, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्ड है इसका मतलब लैम्बडा क्या है निगेटिव है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड है यानी कि लैम्बडा क्या है पॉजिटिव है। तो देख सकते हैं यहाँ पे देखो, यहीं पे दिखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है आउटवर्ड है, इसका मतलब चार्ज क्या है पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड होती है, और चार्ज निगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्ड होती है, दोनों जगह डायरेक्शन से, या इससे भी निगेटिव इनवर्ड और यहाँ से भी इनवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम रुकते हैं, थैंक यू। देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ।